Then Cro-Magnon man, it was present between 20,000 to 50,000 years back, और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो नियर अबाउट 1650 cubic centimeter थी, and it was essentially hunting man, and it started becoming a cave dweller. गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, पेट्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, आइवरी ऑर्नामेंट्स यूज़ किया करते थे. देन मॉडर्न मैन, एंड जो आज जिनको हम बिलोंग करते हैं, होमो सैपियंस मॉडर्न बिलोंग टू द आइस एज. आइस एज में इनका एवोल्यूशन हुआ है नियर अबाउट 10,000 टू 75,000 ईयर्स अगो, एंड नियर अबाउट कि जो स्कल कैप है और जो स्कल बोन्स हैं वो थिन हो चुकी हैं, और क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर है. So next, again one very important topic from the examination point of view, and also as a journal concept of evolution, that theory of natural selection or Darwinism. चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो कि एक नेचुरलिस्ट रह चुके हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम डार्विनिज्म के नाम से भी समझते हैं. इसमें उन्होंने बताया है कि नेचर सेलेक्ट करता है हर एक स्पीशीज़ को अपने हिसाब से जो उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सके. जैसे अगर क्लाइमेट चेंज आ रहा है, किसी भी तरह का कोई भी चेंज आ रहा है, अब जैसे एवोल्यूशन के टाइम पे कितने सारे चेंजेस आए थे. डेट वाज हॉटनेस, कोल्डनेस, रफनेस एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ठीक है, बहुत सारी आइसोलेशंस थी, जोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. सो देयर वाज अ वेरी टफ कंपटीशन फॉर ईच एंड एवरी स्पीशीज़. हर एक स्पीशीज़ के लिए बहुत ही टफ कंपटीशन था कि उस ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके. सो जिस पे इतनी क्षमता थी कि वो अडेप्ट कर सके अपने उस इन्वायरमेंट को, प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट में रह सके, सो वो आगे बढ़ा. और जिसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो आगे कंटिन्यू कर सके, तो वो मर गया. इट गॉट एक्सटिंक्ट, इट गेट डाइड. सो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे वो एक्चुअली ग्रेजुएट थे, एंड वो एज ए नेचुरलिस्ट थे, और वो उनको मतलब पूरा ऐसे एक्सप्लोर करते थे, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते थे. और उनकी शिप का नाम था बीगल, HMS बीगल. और उन्होंने क्या किया कि उस शिप पे विज़िट किया बहुत सारी जगह, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गए, साउथ अमेरिका, सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, और बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स थे. उनको बहुत शौक था कि जगह जगह का फ्लोरा फौना डिस्कवर करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी, वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट माहौल को समझना. सो दैट मेक्स हिम अ नेचुरलिस्ट. सो उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था ए नेचुरलिस्ट वॉयज अराउंड द वर्ल्ड. सो उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो कुछ इस प्रकार से थे कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं, आइलैंड्स हैं, वहाँ पे क्या है, डिफरेंट फ्लोरा है और डिफरेंट टाइप का फोना है. फ्लोरा होता है ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, एंड फाना होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. सो हालांकि उनका हो सकता है क्लाइमेट सेम क्लाइमेट में एग्जिस्ट हो रहे हैं, बट अलग अलग तरह के प्लांट्स होंगे, अलग अलग तरह के एनिमल्स होंगे. ठीक है, क्लाइमेट और टोपोग्राफी सेम होने के बावजूद भी. और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो बिल्कुल साथ साथ आइलैंड्स के साथ रिलेटेड हैं, बट वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं. सो उनकी बहुत सारी ऐसी मतलब खोज उन्होंने की थी. जैसे गैलापागोस आइलैंड में वो गए थे. इट वाज वेरी रिच आइलैंड इन हेरिटेज वेरी. और वहाँ पे उन्होंने देखा, और उन्होंने एज ए उसको एक लिविंग लेबॉर्ट्री कहा कि वो एवोल्यूशन की तरह की लिविंग लेबॉर्ट्री है. वहाँ पे उन्होंने 13 तरह की फिंचेस डार्विन फिंचेस भी कहा जाता है इन्हें, बर्ड्स होते हैं स्पैरो की तरह, उनको डिस्कवर्ड किया. हालांकि वो सब एक ही जगह से थी, पर उनकी बीक में, उनकी फूड हैबिट्स में, उनके साइज़ में बहुत फ़र्क था. डार्विन ने बहुत सारे फॉसिल्स भी इकट्ठे किए, उनकी स्टडी की. और ऐसे आज के बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो उनसे रिजेंबल करते हैं. सो बहुत सारे फीचर्स उन्होंने अपनी इस थ्योरी में दिए थे, जैसे कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन और प्रोडिडैलिटी. इसमें क्या है कि लिविंग बींग्स जो हैं उनके पास काफ़ी हाई बायोटिक पोटेंशियल है, हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, एंड वो रिप्रोड्यूस करते हैं काफ़ी नंबर में. जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है, हर एक 2% ग्रेट ग्रोथ में ह्यूमन पॉपुलेशन डबल होती रहती है. ठीक है, एवरी 35 ईयर्स ह्यूमन पॉपुलेशन गेट डबल. और ऐसे पैरामीशियम है, ये हर
16 घंटे बाद डिवाइड करता है, और 5 साल के अंदर ही एक सिंगल एनिमल जो है वो इतने ज़्यादा अपनी ऑफस्प्रिंग्स बना लेगा कि अर्थ की वॉल्यूम से भी 1000 गुना पैरामीशियम हो जाएंगे। सो इसलिए ज़रूरी है कि जो नेचर है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करे, और जो है कि एनिमल्स को, प्लांट्स को एग्जिस्ट करने की स्पेस प्रोवाइड करे। नेचुरल सिलेक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लिमिटेड फूड है और लिमिटेड स्पेस है। अर्थ के पास काफ़ी लिमिटेड स्पेस है और इस हिसाब से फूड भी। आजकल आपको पता ही है कि रिसोर्सेज का कितना यूज़ हो रहा है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। सो हर एक इकोसिस्टम के पास बड़ी ही लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है कि वो उस एनिमल को, उस प्लांट को, उस ऑर्गेनिज्म को अकोमोडेट कर सके, ठीक है। सो जो कैरिंग कैपेसिटी है वो फूड चेन और बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग से मेंटेन होती है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्योंकि पॉपुलेशन जो है हर एक स्पीशीज़ की वो राइज हो रही है, क्योंकि काफ़ी हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है। बैक्टीरिया 20 घंटे में कितनी सारी प्रजातियाँ बना रहे, कितने सारे स्ट्रेन्स बन जाते हैं। सो बड़ा ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल रहता है, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है, कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। सो उसका असर इन्वायरमेंट में पड़ता है। रिसोर्सेज में फूड भी चाहिए, स्पेस, लाइट, वाटर, मिनरल्स सब कुछ चाहिए, इसलिए काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है। तो वहाँ पे स्ट्रगल रहती है एग्जिस्टेंस के लिए। हर एक इंडिविजुअल को अपने इस पर्टिकुलर एसेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकती है, मींस कि जैसे सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स में भी हो सकती है कि वो फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेटिंग के लिए, वाटर के लिए करें, और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है, डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकती है, जैसे प्रीडेटर्स प्रे शिकार करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रगल में क्या आ जाए कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत सारे ऐसे उनको चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कई बार अकाल हो जाता है और सूखा पड़ जाता है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर कभी लो टेम्परेचर। सो इन सब की वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सह नहीं पाते। तो क्या हो जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इन्वायरमेंट के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। देन वेरिएशन, बहुत सारा फ़र्क आ जाता है साइज़ में, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, बिहेवियर में, फिजियोलॉजी में, हर तरह तरह के एरिया में जो स्पीशीज़ पाए जाते हैं। और वेरिएशंस हर इंडिविजुअल्स में होती हैं और हर ट्रेड्स में होंगी, ताकि हर एक इंडिविजुअल में वो प्रेजेंट रहें। सो वेरिएशंस हैव वेरी, अगर यूज़फुल वेरिएशंस हैं तो काफ़ी सिलेक्टिव एडवांटेज रहता है। देन वी हैव नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे कि नेचर सेलेक्ट करता है हर एक ऑर्गेनिजम्स को, जैसा जैसा इन्वायरमेंट है, फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें ढलने की कोशिश करता है, ताकि वो फिट रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, ऐसी अपने आप की ऐसी क्षमता बना सके ताकि वो झगड़ सके, रह सके। सो इस टाइप के इन्वायरमेंट, इस टाइप के स्ट्रगल को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जब नेचर सेलेक्ट करे। क्योंकि हर एक जो स्पीशीज़ है वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है और सर्वाइव कुछ ही करते हैं, बाकी सारे एलिमिनेट कर दिए जाते हैं नेचर के थ्रू, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं। देन वी हैव इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस, बहुत सारे ऐसे सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स हैं जब वो बच जाते हैं, ठीक है, वो सपोज करो उस इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं और जब वो बच जाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ, तो उनके अंदर एक ऐसी वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं, बहुत सारी वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं जो उनके लिए हेल्पफुल होती हैं, उन्हें हम यूज़फुल वेरिएशंस कहते हैं। सो जितने भी वो आपस में क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और ये आगे वेरिएशंस प्रोजेनी में पास ऑन करते हैं। सो दिस विल प्रोड्यूस्ड 3 टाइप्स लाइक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और एक कॉन्टिन्यूस सिलेक्शन जो होती है वो एक तरह से नेचर में ऑपरेट रखती है, हर एक जनरेशन को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है अपने पिछले जनरेशन से। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूस सिलेक्शन से क्या होता है कि एक तरह के न्यू स्पीशीज़ अराइव, कई बार छोटी छोटी छोटी
वेरिएशंस मिलके एक बहुत बड़ा चेंज ले आती हैं, टोटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो अपने पेरेंट्स से या अपने प्रीवियस जनरेशन से भी मैच नहीं करता। सो इट लेट्स टू द पाथ ऑफ द एवोल्यूशन, यही एवोल्यूशन लेके आती है, न्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रोड्यूस कर दी जाते हैं। नाउ वी हैव एविडेंसेस क्या है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के, जैसे हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने इसकी वो कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल एविडेंसेस पे बेस्ड है और प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और इसे एक्सेप्ट किया गया था कि जैसे कि हाई पोटेंशियल है, हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है। सो क्या है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास काफ़ी हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, और यही क्या होता है कि आगे जाके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इसीलिए ये फैक्ट है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरीज में एग्जिस्ट करती है कि नेचर सेलेक्ट करता है। लिमिटेड फूड एंड स्पेस है, ठीक है। सो क्या है कि वो तो इंक्रीज़ नहीं किए जा सकते, इसलिए कोई ना कोई शॉर्टफॉल तो आएगा ही, ताकि क्या हो, चेंज आते रहें और एक तरह से एक बैलेंस रहे। हर एक कोई भी दो इंडिविजुअल्स हैं वो स्पीशीज़ वो सेम नहीं होते, वेरिएशंस हर एक ट्राइड्स में आती हैं। हर एक इंडिविजुअल को, ऑर्गेनिज्म को लाइफ के हर एक स्फेयर में कंपटीशन को ऑब्जर्व करना ही पड़ता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस आल्सो शो सच ए कंपटीशन। जितने भी फ्लोरल नेक्टरीज हैं और इंसेक्ट प्रोवोसिस हैं, फ्लावर्स जो हैं वो बेसिकली पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स के थ्रू ही पॉलिनेट किए जाते हैं। और फ्लावर्स में जैसे कि आपको पता है कि नेक्टर रहता है, नेक्टरीज में रहेगा। इंसेक्ट्स बड़े ही अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्लावर्स के कलर से और खुशबू से, देन फ्लावर के पास जाते हैं और पर्टिकुलर डेप्थ तक अपनी जो उनकी इंसेक्ट की जो प्रोबोसिस होती है, माउथ के आगे जो नीडल टाइप होती है, वो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स जो हैं उनके स्पेशली प्रेजेंट, वो नेक्टरीज को वहाँ से प्रोबोसिस के थ्रू एक तरह से नेक्टर लेने की कोशिश करते हैं। और वैसे ही जो नेक्टरीज प्रोबोसिस है वो बटरफ्लाइज में भी देखी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप सीटेड नेक्टरीज में के ऊपर फीड करती हैं। एक कोरिलेशन शो करता है कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसे कोरिलेशन हो सकता है। साइड बाय साइड दोनों का ही एवोल्यूशन हुआ है। देन एक्सटिंक्ट फॉर्म्स, बहुत सारी ऐसी वेरिएशंस हैं जो ऐसी फॉर्म्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं क्योंकि वो नेचर में नहीं रह सकी, वो कोप अप नहीं कर सकी, स्ट्रगल नहीं कर सकी इतनी एग्जिस्टेंस के लिए। एंड देयर इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और ये नेचुरल सिलेक्शन के साथ ही चलती है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो ब्रीडर्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाते हैं, वैसे प्लांट्स और एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं कि जिसमें उनके मन चाहे ट्रेड्स मिल सकें। कुछ ऐसी वेराइटीज़ बना दी डॉग्स की, पिजन्स की, ठीक है, जो वैरायटी आपको चाहिए। जैसे वीट की कोई वैरायटी है कि कीड़ा भी नहीं लगता है, एक एक अगर वीट की फसल है, वैरायटी है, उसमें कीड़ा नहीं लगता है या कोई भी इंसेक्ट या उसको हार्म नहीं कर सकता। दूसरे में ऐसा है कि वो बड़ी जल्दी पक के और अच्छा फ्रूट लेके आती है। उनको आपस में क्रॉस ब्रीड करवा देंगे और एक ऐसा प्लांट बनेगा जिसमें कीड़ा भी नहीं लगता होगा और वो फसल बड़ी अच्छी पक के तैयार हो जाती है। इस तरह से क्या होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की जाती है। दिस वाज अबाउट डार्विनिज्म और नेचुरल थ्योरी ऑफ डार्विन। और बहुत सारे ऐसे क्रिटिसिज्म भी फेस करने पड़े, जैसे वेरिएशंस, ठीक है, ये भी क्रिटिसिज्म बन गया कि जो डार्विन की थ्योरी थी वो वेरिएशंस पे बेस्ड थी। पर डार्विन यही नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि वेरिएशंस कैसे ओरिजिन होती हैं, ये म्यूटेशंस कैसे अराइज होती हैं। देन पैनजेनेसिस, वेरिएशंस एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन कैसे आती हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डार्विन ने एक थ्योरी रखी थी, इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। इस थ्योरी के हिसाब से कि बॉडी का जो हर एक ऑर्गन है उसमें माइन्यूट ऐसे हेरिडिटी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम पैनजीन्स या जेम्यूल्स कहते हैं। वो लेग पैनजीन्स हो सकते हैं, लीवर पैनजीन्स हो सकते हैं, हैंड पैनजीन्स हो सकते हैं। पैनजीन के जेम्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स के ब्लड में पास होते हैं कि जो उनको कैरी करते हैं गैम्यूल्स तक। इस थ्योरी को टोटली डिसअप्रूवमेंट मिली थी जर्म प्लाज्म के थ्रू, इसको सिलेक्ट नहीं किया गया था। ये क्रिटिसिज्म फेस किया था।
न्यू कैरेक्टर्स, डार्विन ये नहीं बता पाए थे कि न्यू कैरेक्टर्स का ऑरिजिन कैसे होता है। उन्होंने ये बताया कि कैरेक्टर्स न्यू आते हैं, वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, बट वो ये नहीं बता पाए कि होता कैसे है। सो ये सिर्फ मॉडिफिकेशन और इलेबोरेशन के कैरेक्टर्स के बारे में ही बताते हैं। अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो है नेचुरल सिलेक्शन जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो एक्सप्लेन करती है, बट ये नहीं एक्सप्लेन करती कि जितना भी फिटेस्ट का अराइवल है वो आया कैसे है। कोई भी अगर न्यू कैरेक्टर है वो कैसे अपने फॉर्म में आया है। उसके बाद है ओवर स्पेशलाइजेशन, कि ओवर स्पेशलाइज ऑर्गन्स वो होते हैं जो काफ़ी बियॉन्ड तक ग्रो करते हैं उनके मैक्सिमम यूज़फुलनेस की आगे। एक तरह की हिंड्रेंस भी कॉज कर सकते हैं, जैसे ब्रांच एंटलर्स ऑफ डियर्स, टस्क ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। इन सब को एज अ नहीं देखना चाहिए कि ये ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट वी हैव वेस्टिजियल ऑर्गन्स। बहुत सारे ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, उनका कोई रोल नहीं है। नियर अबाउट 180 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस में। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो सिर्फ यूज़फुल ट्रैट्स के बारे में बताई थी। उन्होंने कभी भी इसके बारे में नहीं बताया कि जो इतने भी फंक्शनलेस वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो कैसे जनरेशन टू जनरेशन एग्जिस्ट होते हैं, हालांकि उनका फंक्शन ख़त्म हो चुका है। अनचेंज्ड फॉर्म्स, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है वो ये बिलीव करती है कि बहुत सारी वेरिएशंस जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं और हर जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं। ऐसी भी कुछ अनचेंज फॉर्म्स हैं, उनकी अकरेंस कैसी होती है वो डार्विन नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ये कुछ क्रिटिसिज्म थे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के रिलेटेड, और ये थी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।